आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों विहंगम दृष्टि का पार्ट 3 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और आपको बता देना चाहूंगा कि इस छोटे से वीडियो में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो साथियों, यह तथ्यात्मक अध्ययन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको परीक्षा में काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो मैं आज की पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहूंगा और देखते हैं आज की पाठचर्या में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के आरंभ में प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वानों को। तो उन विद्वानों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भोला शंकर व्यास तथा राहुल सांकृत्यायन जी, ये 4 राइटर उल्लेखनीय हैं। और इन लोगों ने क्या क्या कहा है प्रारंभिक हिंदी के संदर्भ में, उसको देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। इन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी की संज्ञा दी, पुरानी हिंदी की संज्ञा दी। और इन्होंने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्राकृताभास, प्राकृताभास हिंदी की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल जी ने प्रारंभिक हिंदी को यानी प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी कहा और 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। वहीं भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया। क्या नाम दिया है? अवहट्ट नाम से संबोधित किया है भोला शंकर व्यास जी ने प्रारंभिक हिंदी को। तथा राहुल सांकृत्यायन जी ने, जिनका पूर्व नाम केदारनाथ पांडे था, तो इन्होंने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया तथा भ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की है। राहुल सांकृत्यायन जी के प्रमुख ग्रंथों में हिंदी काव्यधारा और हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं, ये 2 ग्रंथ इनके प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादातर प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा कि हिंदी का पहला कवि। तो शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने, इन 3 लोगों ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि माना है, जिसका समय काल 7वीं शताब्दी ठहरता है। तो वहीं 8वीं शताब्दी में सरापा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं तथा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले राम कुमार वर्मा हैं और समय काल 8वीं शताब्दी। तो गणपत चंद्र गुप्त जी शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, जिनका समय काल 1184 ईस्वी। और अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका समय काल 13वीं शताब्दी ठहरता है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानने का कारण क्या क्या है? तो वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से सिद्ध साहित्य के परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार करने के रूप में और शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से इनको पहला कवि स्वीकार किया जाता है।
वैसे तो हिंदी की अगर प्रथम रचना की बात की जाए तो हिंदी के प्रथम कवि सराफा की जो रचनाएं मिलती हैं वे सभी मुक्तक हैं, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखा गया श्रावकाचार 933 ईस्वी, जिसका रचना काल है, को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। और इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है और साथ ही साहित्यिक तत्वों का इसमें अभाव भी नहीं है, यानी कि हिंदी की पहली रचना देवसेन द्वारा लिखा गया श्रावकाचार है। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं आदिकाल के नामकरण। और आदिकाल की समय सीमा में भी काफी विवाद रहता है। तो आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी से यानी राजा मुंज के समय से लेकर के भोज के समय से लेकर के और राजा हमीर देव के पीछे तक इसकी अंतिम सीमा वे मानते हैं। आदिकाल की अगर अंतिम सीमा की बात की जाए तो ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी माना, मिस्र बंधुओं ने 1387 ईस्वी, आचार्य शुक्ल ने 1318 ईस्वी और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1343 ईस्वी माना है। यानी ग्रियर्सन के अनुसार अगर देखा जाए तो 1400 ईस्वी तक आदिकाल समाप्त हो जाता है। मिस्र बंधुओं के अनुसार 1387 ईस्वी तक, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1318 ईस्वी तक तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल के अनुसार 1343 ईस्वी तक हिंदी का आदिकाल समाप्त हो जाता है। आदिकाल का नामकरण जो है, इस पर भी काफी जो है प्रश्न पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही कह सकते हैं। यह तथ्य भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले ग्रियर्सन महोदय हैं, आरंभिक काल की संज्ञा देने वाले मिस्र बंधु हैं, वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आदिकाल की संज्ञा देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। वहीं संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, चारण काल कहने वाले ग्रियर्सन हैं, जबकि संधि एवं चारण काल की संज्ञा राम कुमार वर्मा ने दी है। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा राहुल सांकृत्यायन जी ने दी है। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीर गाथा युग कहने वाले हैं श्याम सुंदरदास। देखिए, वीर गाथा काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी, लेकिन वीर गाथा युग कहने वाले श्याम सुंदरदास हैं। वीर काल की संज्ञा देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। अंधकाल की संज्ञा दी है कपिल कुलश्रेष्ठ ने। आधार काल की संज्ञा दी है मोहन अवस्थी ने। तो संक्रमण या प्रवर्तन काल की संज्ञा दी है रामखिलावन पांडे ने। और प्रारंभिक या उन्मेष काल की संज्ञा दी है गणपत चंद्र गुप्त ने। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों पर नजर डालते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोहिंद, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य और राम सिंह, ये प्रमुख कवि जो हैं अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों में आते हैं। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवियों में आपके देख लीजिए एक बार पुनः, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, जोइंदु हैं, अब्दुल रहमान हैं, जिनदत्त सूर्य हैं और राम सिंह हैं। स्वयंभू की प्रमुख रचनाओं में पौमचर्य, रिटनेमिचर्य, पंचमीचर्य और स्वयंभू छंदस है। वहीं पुष्पदंत की अगर रचनाओं की बात की जाए तो महापुराण, इनकी प्रमुख रचनाओं में महापुराण, ड़य कुमार चर्यो और जसहर चर्यो, ये तीनों रचनाएं पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। भविष्यत कहा तो जोइंद की प्रमुख रचनाओं में परमात्म प्रकाश
और योग सार बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अक्सर रचना ये पूछी जाती है। और अब्दुल रहमान का संदेश रासक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है, संदेश रासक। वहीं जिनदत्त सूर्य की जो है उपदेश रसायन, उपदेश रसायन, यह भी रचना बहुत बार पूछी गई है परीक्षा में। और राम सिंह की पाहुण दोहा। ये सारी रचनाएं रट लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है परीक्षा में आपसे इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। और अक्सर साथियों इससे प्रश्न पूछा जाता है आपका, अगर आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा वहां पर आपको इन रचनाकारों की ये रचनाएं अक्सर पूछी गई हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं परीक्षा पाठचर्या में आगे। और आगे वही पुष्पदंत की रचनाएं थी, महापुराण, रण कुमार चरियो और जयसार चरियो, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। आइए सबरपा की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबरपा की प्रमुख रचनाओं में चर्यापद, चित्त गुहा गंभीर्य, महामुद्रा, वज्रगीत और शून्यता दृष्टि, ये 4 रचनाएं प्रमुख हैं। इसके बाद लुइपा की रचनाओं को देख लेते हैं। तो लुइपा की रचनाओं में अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भदवद बीस समय और लुइपाद गीत का है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डोम्बिबा की रचनाओं को। तो डोम्बी गीत का नाद बिंदु द्वारे योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश, ये 3 रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे। और अक्सर 84 सिद्धों की बात होती है, तो उसमें से पिछले साल पूछ लिया गया था आपसे कि महिला योगिनी का नाम। तो याद रखिएगा कि 84 सिद्धों में जो है आपकी 4 महिला योगिनी हैं, मेखलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा और कनकलापा। ये 4 सिद्ध योगी महिलाएं हैं, जिसमें लक्ष्मी करा जो हैं अद्वितीय सिद्धि इनकी, अद्वैत सिद्धि इनकी प्रमुख रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिद्ध साहित्य में वर्णित पंचम मकार की प्रतीकात्मक व्याख्या। तो सिद्ध साहित्य में पंचम मकार के तहत मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये 5 वकार माने जाते हैं, जिसमें सहस्त्रदल में रचित होने वाली सुधा को मध्य कहते हैं। ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया मास कहलाती है। और इड़ा और पिंगला गंगा जमुना में प्रवाहित सांस मत्स्य हैं। मुद्रा असत्य का परित्याग है। मैथुन सहस्रार में स्थित शिव और कुंडली का योग है। आगे साथियों नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों को देख लेते हैं हम लोग। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धत, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। सिद्ध सिद्धांत पद्धत, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। आइए नाथों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से प्रस्तुत जो नाथों की सूची है वो इस प्रकार है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा 9 नाथों की सूची इस तरह दी गई है। तो देख लेते हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन, ये 9 नाथ गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार हैं। वहीं राम कुमार वर्मा जी ने आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरथरीनाथ और गोपीचंद, इन 9 नाथों को
की सूची प्रस्तुत की है। वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो जवाब हो जाएगा थापा पर या थाया पर। मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है? तो मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। लोग, ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी तथा पहला गिरमिटिया आदि किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? तो लोग, ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी तथा पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। पीली आंधी उपन्यास के लेखक कौन है? पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई रचना है। इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। विष्णु प्रभाकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास पर दिया गया? तो जवाब हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नाम से रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। आगे, किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था? तो जासूस नामक मासिक पत्र निकालने वाले गोपाल राम गहमरी हैं। आपका बंटी, स्वामी और महाभोज किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? तो जवाब हो जाएगा मन्नू भंडारी द्वारा। आगे, देहरी के पार किसका उपन्यास है? तो जवाब हो जाएगा विवेकी राय का। अगला प्रश्न कि देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? चंद्रकांता संतति का प्रकाशन 24 भागों में हुआ है। अगला प्रश्न है कि नमो अंधकार किसका उपन्यास है? नमो अंधकार दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। इसके बाद राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा गंगोली गांव। मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? तो उर्दू में प्रेमचंद्र किस नाम से लिखते थे? तो जवाब हो जाएगा नवाब राय के नाम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच कटिकम की कथा से जोड़ा है? तो जवाब हो जाएगा पुनर्नवा में। पुनर्वा में। इसके बाद अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास सूरदास के जीवन को केंद्र में रख करके लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा खंजन नयन। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो हिंदी पत्रकारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कहां से माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा बंगाल से। बंगाल गजट के पहले संपादक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा गंगाधर भट्टाचार्य। राजा राम मोहन राय के प्रमुख अखबार कौन से थे? तो मिरातुल, संवाद कौमुदी और बंगाल हेराल्ड ये प्रमुख उपन्यास थे उस समय, क्षमा करें, प्रमुख पत्र थे, अखबार थे। राजा राम मोहन राय इसका संपादन करते थे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया था? तो उदंत मार्तंड का संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। इसके बाद भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा सुधावर्षण। सुधाकर तथा बनारस अखबार कहां से प्रकाशित होते थे? तो सुधाकर और बनारस अखबार दोनों ही, सुधाकर काशी से और बनारस अखबार बनारस से प्रकाशित होता था। आगे देखते हैं साथियों, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से होता था। कवि वचन सुधा का प्रवर्तन किसने किया? कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका प्रवर्तन प्रारंभ किया, प्रकाशन। सरस्वती पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका जो है प्रयाग से सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो जवाब हो जाएगा 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो जवाब हो जाएगा 1903 ईस्वी में।
अखबारें चुनार का संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त से। और करमवीर अखबार किस साहित्यकार से संबंधित है? जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी से। दिनमान अखबार के संपादक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। और नवजीवन अखबार का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी से। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो जवाब हो जाएगा प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद संपादक थे हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो जवाब हो जाएगा गांधी जी ने। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने प्रकाशित की? तो जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। आगे अल हिलाल व अल विलाग का प्रकाशन किसने किया? जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आजाद ने। लाला लाजपत राय ने किन जर्नलों यानी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? तो जवाब हो जाएगा वंदे मातरम उर्दू में और द पीपुल्स अंग्रेजी में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन लाला लाजपत राय ने किया। वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। काल, बंगवासी तथा केसरी ने किसकी आलोचना की? तो जवाब हो जाएगा कांग्रेस की। संध्या, युगांतर व काल किस प्रकार के समाचार पत्र थे? जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी। मोहम्मद अली ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? तो जवाब हो जाएगा कामरेड और हमदर्द। इसके बाद आधुनिक भारत में पत्रकारों की स्वतंत्रता तथा सरकार या सत्ता के विरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भावना किसने प्रदान की? जवाब हो जाएगा JA हिक्की व JS बंकिरघम। न्यू स्पार्क नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र विचारधारा का प्रवर्तक अखबार कौन सा था? तो जवाब हो जाएगा मार्क्सवाद। वेंगिंग हार्ड एवं इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा MN राय। किस समाचार पत्र अधिनियम के अंतर्गत युगांतर, संध्या एवं वंदे मातरम को अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा? तो जवाब हो जाएगा 1908 के समाचार पत्र अधिनियम के तहत। आगे राजा राम मोहन राय के विचारों में किस पत्र का प्रकाशन किया गया? तो जवाब हो जाएगा समाचार चंद्रिका। राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारत में पहली पुस्तक कब और कहां छपी? तो गोवा में छपी थी 1856-57 ईस्वी में। रस्त गो फातार अखबारे सौदागर का प्रकाशन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियाट के प्रकाशक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश नामक पत्र किसने आरंभ किया? जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया? तो जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की? तो जवाब हो जाएगा तारकनाथ दास ने। किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर दास पाल। हिंदू पोएट्रियाट को। लंदन में हिंदू पोएट्रियाट के संवाददाता कौन था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? जवाब हो जाएगा शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष ने। मराठा व केसरी का संपादन किसने किया? तो जवाब हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा उर्दू, गुरमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती व एक अंक पश्तो। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे जुगल किशोर। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। द इंडियन ओपिनियन पत्र किन भाषाओं में छपा जाता था?
तो गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में गांधी जी संपादक थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया। इंडिपेंडेंस का संपादन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम का संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। स्वदेश वाहिनी का संपादन किसने किया? तो के रामकृष्ण पिल्लै ने। दैनिक आज के संपादक कौन करता था? तो शिव प्रसाद गुप्त ने। द नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया? जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो पुर्तगालियों को। समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास किसने और कब किया? तो विलियम बोल्ट्स ने 1776 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहां स्थापित किया? तो जवाब हो जाएगा 1684 ईस्वी में बंबई में। भारत का समाचार पत्र कौन था? इसे कब और किसने निकाला? तो द बंगाल गजट को जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने निकाला था 1780 ईस्वी में। इसके बाद किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो 1818 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक बंगाल गजट। 1951 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम के विरोध के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों के कार्यों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति की? तो जवाब हो जाएगा जीएस राजा अध्यक्ष ने। प्रेस का आधुनिक रूप प्रेस को जनता का प्रतिबिंब के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो 1818 ईस्वी में कलकत्ता जनरल के संपादक जेम्स सिल्क बर्किंघम ने समाचार भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? इसे किसने, कहां से और कब निकाला? तो भारत का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। प्रकाशक इसके थे जुगल किशोर और कोलू टोला कोलकाता से 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। इसके बाद भारत में पत्रकारिता के इतिहास में अग्रदूत उपमा के नाम से किसे किया गया? अग्रदूत उपमा किसे प्रदान की गई? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की को। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। भारत का ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को। और 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर फिन्सबरी के ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नेहरूजी। प्रेस को आधुनिक रूप किसने प्रदान किया? तो जवाब हो जाएगा बर्किंघम ने। इसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ तथ्य। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामकुमार वर्मा को। प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का आरंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो जवाब हो जाएगा सोमनाथ गुप्त तथा गे। लहर और चट्टान किसकी एकांकी है? तो विश्वंभर मानव की है। काले कौवे गोरे हंस बहू की विदा एकांकी किसकी है? तो विनोद रस्तोगी की। एकांकी संकलन हवालात किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रख कर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है? तो रामकुमार वर्मा की बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी की। आधुनिक एकांकी नाटक किसके द्वारा संपादित एकांकी संकलन है? तो उदय शंकर भट्ट द्वारा। श्यामा एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, लाटरी आदि किसका एकांकी है? तो भुवनेश्वर का। लौ सेना आस्तीन के साथ किसका एकांकी है? तो कृष्ण किशोर श्रीवास्तव का। इसके बाद राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? तो पृथ्वीराज की आंखें। नदी प्यासी थी नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी एकांकी किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। भारतेंदु से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर सत्येंद्र। उदय शंकर भट्ट का एकांकी संग्रह कौन सा है? तो अभिनव एकांकी। 1226/7 एकांकी किसकी है? तो मोहन राकेश की। रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना है? तो भुवनेश्वर प्रसाद को उनकी एकांकीकारवां को। एक्ट्रेस परीक्षा और 18 जुलाई की शाम एकांकी किसके हैं? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। अनुस्वार साथियों, यह स्वर के बाद आने वाला वर्ण होता है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन।
विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका प्रयोग बहुतायत होता है। अब हिंदी में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग आज भी होता है, जैसे मना, कामना, पया, पान, अतः, स्वतः, दुख आदि में। इसके बाद अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर होते हैं न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। अतः दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। योगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। तो अनुनासिक में के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। इसके विपरीत अनुस्वार में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है और अनुस्वार ध्वनि को प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार तथा तद्भव शब्दों में चंद्रबिंदु लगता है, जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, दंत से दांत और अत्र से आंत। का विकास ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि तक का जो विकास है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद उत्तर ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, जिसका समय काल था 350 ईस्वी तक, और चौथी से 5वीं शताब्दी तक गुप्त लिपि का विकास होता है, और फिर गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि 6वीं शताब्दी में विकसित होती है, और वही सिद्ध मातृका लिपि से 8वीं 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि का विकास होता है। और इस लिपि में जो है दो तरह की लिपियां विकसित होती हैं, एक नागरी लिपि और दूसरी शारदा लिपि। शारदा लिपि भी गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी इन लिपियों में विभक्त हो जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियों को देख लेते हैं। तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू और फारसी फारसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती भाषा गुजराती लिपि में लिखी जाती है। वहीं संस्कृत देवनागरी लिपि में, नेपाली देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, और संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जवाब होगा 343। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक लिपि तथा एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना देवनागरी लिपि की सबसे बेहतरीन विशेषता रही है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा काका कालेलकर। इसके बाद देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। पंजाबी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो जवाब होगा गुरुमुखी लिपि में। मानक भाषा क्या होती है? तो आदर्श, श्रेष्ठ अथवा व्याकरण सम्मत भाषा को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा के विकास का क्रम क्या है? सबसे पहले बोली भाषा में परिवर्तित होती है और भाषा का फिर मानकीकरण हो जाता है। मानकीकरण से भाषा में कौन सा दोष उत्पन्न आता है? तो भाषा में स्थिरता आती है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी विधा है। कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जवाब हो जाएगा वर्णनात्मकता। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं। कहानी का सबसे प्रधान तत्व क्या होता है? तो जवाब होगा कथानक। कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए? तो प्रभावोत्पादक, विचारों उत्तेजक एवं जीवन से संबद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध कहानी एक रात किसकी रचना है? तो एक रात कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं।
रोगी कहानी के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। प्रेमचंद्र की कहानी सुजान भगत में किस प्रकार के कथोपकथन का प्रयोग हुआ है? तो जवाब होगा विशुद्ध नाटकीय कथोपकथन है। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी में कैसा कथोपकथन है? तो जवाब होगा विश्लेषणात्मक कथोपकथन है। मछलियां किसकी चर्चित कहानी है? तो मछलियां उषा प्रियमवदा की चर्चित कहानी है। तीसरा आदमी कहानी किसने लिखा है? तो जवाब होगा मन्नू भंडारी ने। वर्तमान में कहानी का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सत्य। बुंदेलखंड की झलक किस कहानी में मिलती है? तो जवाब हो जाएगा शरणागत में। प्रांतीय भाषा तथा रीत रिवाज प्रधान डांची किसकी कहानी है? तो यह उपेंद्र नाथ हंस की कहानी है। यशपाल द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मकरेल। वर्तमान कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जवाब हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। आधुनिक कहानियों की नई विधा क्या है? तो कमेंट्री एंड फ्लैशबैक पद्धति पर ज्यादातर कहानियां लिखी जा रही हैं। अहम ब्रह्मास्मि भीष्म साहनी की कहानी है। प्रसिद्ध कहानी किसकी है? तो यह भीष्म साहनी की है। अहम ब्रह्मास्मि कहानी का सृजन किस शैली में किया गया है? तो जवाब हो जाएगा रिपोर्टाज। भारत में कहानी की परंपरा किस युग में परिलक्षित होती है? तो जवाब हो जाएगा वैदिक युग से। कर्मनाशा की हार कहानी के रचनाकार कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है कर्मनाशा। और अमरकांत की कौन सी कहानी कमेंट्री विधि पर लिखी गई है? तो जवाब होगा घुड़सवार। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कहानी का प्राचीनतम रूप कहाँ देखा जाता है। कहानी का प्राचीनतम रूप अगर आप देखेंगे कथा, सरित सागर, पंचतंत्र और हितोपदेश में। मध्यकाल के प्रारंभ में कथा साहित्य का रूप कैसा था? तो जवाब होगा काव्यमय। हिंदी कहानी का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो हिंदी कहानियों का आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। हिंदी कहानी की जननी किन पत्रिकाओं को माना जाता है? तो हिंदी कहानी की जननी सरस्वती, इंदु और सुदर्शन कहानियों को माना जाता है। हिंदी कहानी की जननी जो है वह सरस्वती पत्रिका, इंदु पत्रिका और सुदर्शन ये पत्रिकाएं हैं। रचना काल की दृष्टि से सबसे प्राचीन कहानी कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी। कथा शिल्प की दृष्टि से आधुनिक कहानी किसे कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा इंदुमती को। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। और किशोरीलाल गोस्वामी की किस कहानी को आधुनिक माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा इंदुमती को। प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी किस काल के कहानीकार हैं? जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। चर्चित कहानी उसने कहा था किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन कहानियां किसकी हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। इंद्र पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है तो 1911 ईस्वी। जयशंकर की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी कौन सी है? तो आकाशदीप और पुरस्कार। प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा सौत। कानों में कंगना किसकी कहानी है? तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। किसकी कहानियों में बुंदेलखंड का चित्रण मिलता है? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। अज्ञे किस विधा की कहानियों के लिए जाने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। यशपाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के प्रगतिशील लेखक हैं। एक पति के नोट्स किसकी चर्चित कहानी है? तो महेंद्र भल्ला की। रक्तपात किसकी कहानी है? तो दूधनाथ सिंह की। 9 साल छोटी पत्नी किसकी कहानी है? तो रविंद्र कालिया की। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं कि हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ माना जाता है? तो हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका से प्रारंभ माना जाता है। 1900 ईस्वी इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। किशोरीलाल गोस्वामी की लिखी गई कहानी इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी है? तो जवाब हो जाएगा टेम्पेस्ट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं प्रसिद्ध। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसके बाद हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा ने।
मधुलिका प्रसाद के किस कहानी की नायिका है? तो जवाब हो जाएगा पुरस्कार। गांधी टोपी किसका कहानी संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। चंपा प्रसाद के किस कहानी की नायिका है? तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? जवाब हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। और राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानस सरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान, क्षमा करें, ये चर्चित कहानियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर की। चीप की दावत, अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, बांगचू और त्रास किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? तो ये सब भीष्म शाहनी की प्रतिनिधि कहानियां हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। लगभग 300 से अधिक कहानियों का संग्रह मानस सरोवर नाम से 8 भागों में किसका प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र का। और हिंदी की पहली कहानी के रूप में किन कहानियों की चर्चा की जाती है? तो इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी और एक टोकरी भर मिट्टी। इसके बाद चंदन शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई तथा जिसका प्रतिपाद अशरीरी यानी उदात्त प्रेम है? तो जवाब होगा उसने कहा था। लहना सिंह, सुबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा उसने कहा था। सुकुल की बीवी और चतुरी चमार किसका कहानी संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष को। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित हुई थी? तो जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी। पाजेब, एक रात, पत्नी, अपना अपना भाग्य किसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं? तो जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र। आगे बढ़ते हैं। छाया इंदु पत्रिका में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। कानों में कंगना कहानी की रचनाकार राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। प्रेमचंद का कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। वारेन हेस्टिंग का साण कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। कसाईवाड़ा के लेखक शिव मूर्ति हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसाल्लाह खां हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र का उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन है। प्रेमचंद्र की युग की प्रमुख महिलाकार कहानीकार में उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमला चौधरी, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि हैं। चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। सहज कहानी का नारा अमृत राय ने दिया। बंग महिला का वास्तविक नाम जो है राजेंद्र बाला घोष था। नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। प्रेमचंद की कुछ प्रतिनिधि कहानियों में आत्माराम, बूढ़ी काकी, परीक्षा, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगेओ झा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, कफन आदि प्रमुख प्रेमचंद की कहानियां हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी आदि लोग हैं। और देख लेते हैं हम लोग कुछ
कहानीकारों को और उनकी पहली कहानी। तो यशपाल की पहली कहानी मकरील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल है। इलाचंद्र जोशी की पहली कहानी सजनवा है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है और मुंशी प्रेमचंद्र की पहली कहानी शौत है। इसके बाद सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कुछ कहानियों को देख लेते हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है और यह जितनी भी कहानियां अब हम लोग पढ़ेंगे सब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियां पढ़ने जा रहे हैं। प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन द्वारा लिखी गई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। राखी बंद भाई सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। सौत मुंशी प्रेमचंद्र की। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की। सज्जनता का दंड प्रेमचंद्र की। ईश्वरी न्याय प्रेमचंद्र की। ये सारी कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियां और उसने कहा था चंदन शर्मा गुलेरी की, यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कर्ण, महाकाल, द्रौपदी किसके गीत नाट हैं? कर्ण, महाकाल, द्रौपदी ये भगवती चरण वर्मा के गीत नाट्य हैं। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक ही रात में की थी? तो जवाब हो जाएगा अंधेर नगरी। हल्ला बोल, घासी राम कोतवाल किसके द्वारा लिखे गए नाटक हैं? तो विजय तेंदुलकर, यह मराठी नाटककार हैं। हल्ला बोल और घासी राम कोतवाल। इसके बाद तुगलक नाटक के नाटककार कौन हैं? तो गिरीश कर्नाड हैं। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का रूपांतरण चंद्रहार नाम से किया गया? तो चंद्रहार नाम से किया गया रूपांतरित उपन्यास गबन है। प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहां से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा महाभारत। युयुत्सु की प्रसिद्ध गीत नाट्य का पात्र है, तो जवाब हो जाएगा अंधाजुग। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक वैद की हिंसा हिंसा न भवति। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 ईस्वी का। भारतेंदु का पहला नाटक अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। यवनिका किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी। हिंदी रंगमंच का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राखी की लाज किसका नाटक है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। और चंद्रहास नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक हिंदी नाटक किसकी कृति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक कौन सा है? तो सती प्रताप 1883 ईस्वी। समस्या मूलक जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है? तो ध्रुवस्वामिनी। संगीत शाकुंतल नाटक के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अम्बपाली किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो भरत मुनि ने। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। इसके बाद परीक्षा की दृष्टि और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो भारत सौभाग्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया? तो महाभोज नाम से। इसके बाद अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ होता है? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्त की समस्या को उठाया गया है? तो जवाब हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी। और अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्र गुप्तम के आधार पर लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा ध्रुवस्वामिनी। अलका, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के नारी पात्र हैं? जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। इसके बाद समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। कैद, उड़ान, पैंतरे, अंधी गली किसके नाटक हैं? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ हंस के। कोणार्क, पहला राजा और शारदिया किसके नाटक हैं? तो जवाब हो जाएगा
जगदीश चंद्र माथुर के। अगला प्रश्न है कि सूखी डाली तौलिए पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन के नाटक किसका है? तो जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क का। मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा कालिदास। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो जवाब हो जाएगा 1953 ईस्वी दिल्ली में। गिरीश कर्नाड किस भाषा के चर्चित नाटककार हैं? तो जवाब हो जाएगा कन्नड़। विजय तेंदुलकर किस भाषा के नाटककार हैं? मराठी। बादल सरकार किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार हैं? तो बंगला। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया शकुंतला। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी है। करबला संग्राम प्रेम की वेदी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। गीत नाट उर्वशी के रचनाकार दिनकर हैं। विद्यापति गोरख विजय के रचयिता हैं। अंधा युग का कथानक महाभारत पर आधारित है और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? तो जवाब हो जाएगा सोमनाथ गुप्त और अज्ञे। लहर और चट्टान एकांकी किसकी है? तो विश्वंभर मानव की। काले कौवे गोरे हंस बहू की विदा एकांकी किसकी है? तो विनोद रस्तोगी की। एकांकी संकलन हवालात किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी साहित्य का पहला एकांकी कौन सा है? तो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी की। आधुनिक एकांकी नाटक किसके द्वारा संपादित एकांकी संकलन है? तो उदय शंकर भट्ट द्वारा। श्यामा एक साम्यहीन साम्यवादी शैतान प्रतिमा का विवाह लॉटरी किसकी एकांकियां हैं? तो भुवनेश्वर की। लव सेना आस्तीन के सांप एकांकी किसके हैं? कृष्ण किशोर श्रीवास्तव के। रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? तो पृथ्वीराज की आंखें। नदी प्यासी थी नीली झील सृष्टि का आखिरी आदमी एकांकी किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। भारतेंदु से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भारतेंदु से एकांकी नाटकों का प्रारंभ होता है। उदय शंकर भट्ट प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? तो उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी है। 1226/7 किसकी एकांकी है? तो यह मोहन राकेश की एकांकी है। डॉक्टर रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो रांगे राघव के अनुसार कारवां भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है जो हिंदी की पहली एकांकी है। और एक्ट्रेस परीक्षा और 18 जुलाई की शाम एकांकी किसकी है? तो यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। तो साथियों आज की विहंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।